अच्छा, ये एक्सप्लेन फर्म इक्विलिब्रियम ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। फर्म इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है और उसकी आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाती है। यही वो सिचुएशन है जहां पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। कोई भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात सोचें या एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोचें, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। तो ये थ्योरी हमें ये सिखाएगी आप अपने लिमिटेड बजट में रहते हुए आउटपुट को मैक्सिमाइज और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या ऑब्जेक्टिव था? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता था वो। लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो बातें सिमिलर हैं, उसमें एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे हम, और यहाँ पे हम लेबर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि उसने इनपुट लगानी है तो आउटपुट बननी है। इनपुट दो तरह की वो लगा रहा है, एक लेबर एक कैपिटल। इंट्रोडक्शन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट। एक तो वो या तो अपनी आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाहता है या मिनिमाइज इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपना खर्चा कम से कम करना चाहता है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जो उसकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर देते हैं। देयरफॉर if the budget constraint is given, then the problem before the firm is to imply different unit of labor and capital in such a way such labor of capital and combination of labor and capital is known as optimum factor combination। optimum factor combination का पता होना चाहिए। अंबर, आपकी इकोनॉमिक्स उर्दू में है कि इंग्लिश में है? इंग्लिश में। ठीक है। ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसपे आप रहते हुए प्रोडक्शन कर रहे हैं। मसलन अगर आप 10 यूनिट लेबर के लगा रहे हैं और 4 यूनिट कैपिटल के लगा रहे हैं, तो ये आपका ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपकी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहा है या कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, वो ऑप्टिमम फैक्टर कहलाएगा। न्यू क्लासिकल और मॉडर्न प्रोडक्शन फंक्शन, ये नीचे लिखा हुआ है जी, मॉडर्न प्रोडक्शन फंक्शन। आउटपुट को क्यू से भी डिनोट किया जाता है। अच्छा, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। इस वगैरह वगैरह में 4-5 और बातें आ जाती हैं, जिसमें आपका टेस्ट आ जाता है, वेदर कंडीशन आ जाती है, सीजन आ जाता है। तो हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना। जो मोटे मोटे वेरिएबल हैं अफेक्ट करते हैं आउटपुट को, वो ये 4 हैं जो लिख लिए। अच्छा, ये न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है। इससे पहले हमने क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, जिसमें आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। क्योंकि क्लासिकल कहते हैं कैपिटल शॉर्ट रन में फिक्स होता है, सिर्फ लेबर है जो वेरिएबल होती है, इसलिए आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। ये क्लासिकल का प्रोडक्शन फंक्शन था। और न्यू क्लासिकल में वो कहते हैं कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी। ये 4 चीजें हैं। इसको भी अगर आप समराइज करें तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल बोथ। ये आप समझ लें आसानी के लिए, ये न्यू क्लासिकल है। याद रहेगा फर्क? जी सर, ठीक है। ओके। अजम्पशंस। सबसे पहला पॉइंट, नो फ्री प्रोडक्शन। ये तो ऑब्वियस है, फ्री प्रोडक्शन तो कोई भी नहीं होती। इनपुट लगानी पड़ेगी, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फ्री प्रोडक्शन होगी। अगर आप जीरो कॉस्ट लगाते हैं तो आउटपुट भी आपकी जीरो है, कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। तो फ्री प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज तो आगे जाके ओलिगोपोली के कुछ मॉडल हैं जिसमें आप ये अज्यूम करते हैं कि जीरो कॉस्ट पे आप प्रोडक्शन कर लेते हैं। ये राजिया को बात याद होगी जिसमें वो कोरनट मॉडल है और चैम्बरलिन मॉडल है, वो मिनरल वाटर बेचते हैं एट जीरो कॉस्ट। याद है ना? इस तरह का कोई मॉडल था, आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। नंबर 2 पे नॉन रिवर्सिबिलिटी। नॉन रिवर्सिबिलिटी का मतलब, आप फर्ज करें एक लेबर और एक कैपिटल का यूनिट लगा के फर्ज कर लें आपने आउटपुट के 5 यूनिट, एक्स कमोडिटी के 5 यूनिट वो प्रोड्यूस किए। लेकिन आप इन 5 एक्स कमोडिटी के यूनिट को रिवर्स करना चाहें और इनको वापस लेबर और कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन नॉन रिवर्सेबल होती है। बात समझ आ गई? जी सर। लेबर और कैपिटल की मदद से आउटपुट तो बना सकते हैं, आउटपुट की मदद से लेबर और कैपिटल नहीं बना सकते। इसे बोलते हैं नॉन रिवर्सिबिलिटी। नंबर 3 पे
फ्री डिस्पोजेबिलिटी। फ्री डिस्पोजेबिलिटी का मतलब है आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितनी आप आउटपुट ज्यादा करना चाहते हैं उतनी आप कॉस्ट अपनी इंक्रीज करते जाएं, आउटपुट ज्यादा होती जाएगी, लेबर को इंक्रीज करते जाएं, रॉ मटेरियल इंक्रीज करते जाएं, आपकी आउटपुट में भी इजाफा होता जाएगा। एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है आप अपने आउटपुट को ज्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है, लेबर ज्यादा कम लगा सकते हैं, कैपिटल की तादाद ज्यादा कम कर सकते हैं। तो ये आप कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से निकाल भी सकते हैं। एक्सियम ऑफ डिविजिबिलिटी, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी डिविजिबल। एक यूनिट लेबर का लगाना है, दो लगाने हैं, तीन लगाने हैं या चार लगाने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो ये जो आप यूनिट यूनिट करके कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल है, डिवाइड हो रहे हैं छोटे छोटे यूनिट पे, एक यूनिट लेबर का, दो, तीन, चार। इसी तरह कैपिटल भी आप एक यूनिट कैपिटल का लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, चार लगा सकते हैं। तो यहाँ से फिर साबित हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल होती है। गॉट इट? जी सर। एक्सियम ऑफ कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी का मतलब है अगर आप लेबर का एक यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैपिटल के यूनिट वो मस्ट बी डिक्रीज होंगे, लेकिन वो डिक्रीज इंक्रीजिंग रेट से होते हैं। कल MRTS आपने किया था तो इसका आपको आइडिया हो गया होगा कि MRTS में जो कैपिटल को सेक्रीफाइस करने की रेशो है वो इंक्रीज होती जाती है। शुरू में आप ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और कम, ये रेशो कम होती जाती है। इसीलिए इसे DMRTS कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों भी राजी ऐसे ही है? राजिया चलिए गए नाश्ता करना है। अच्छा, अब इस वजह से ये जो शेप IQ की बनती है ना, ये कन्वेक्स हो जाती है। तो यही है एक्सियम ऑफ कन्वेक्सिटी। IQ की शेप आपकी कन्वेक्स ही होती है हमेशा। तो ये इसकी कुछ assumption है, इनको यहाँ से देख के एज इट याद कर लीजिएगा। आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। फिर भी कोई डिफिकल्टी हुई तो किसी टाइम भी आप रब्ता कर सकते हैं, विल गाइड यू। आइसोकांट आ गया, ये कल डिटेल में मैं करवा चुका हूँ। डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है लेबर और कैपिटल के, जहाँ पे प्रोडक्शन सेम रहती है। और आगे ये सारी आ गई है उसकी डेरिवेशन, ये टेबल है, टेबल की मदद से ये ड्राइव हो गया। और नीचे ये आ गया MRTS और DMRTS, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है। ये अगर कल नहीं किसी ने किया तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये न्यू क्लासिकल का प्रोडक्शन फंक्शन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ MRTS सर बाय। इसके अंदर भी हम नेमोटियस कर रहे हैं। हाँ जी, ये अगर आपको फर्म बिहेवियर का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने आइसोकांट MRTS लिख देना, लेकिन इतना डिटेल में नहीं लिखना। अगर MRTS सेपरेट जी पूछे फिर ये मैथमेटिकल करना है। अगर ये फर्म इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में है, तो फिर मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं वैसे गाइड कर दूं, ये इधर कहानी की क्या है इन्होंने। बाय टेकिंग टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला ये है, DQ बराबर है डेल्टा क्यू डेल्टा एल डॉट DL प्लस डेल्टा क्यू डेल्टा के डॉट DK। ये चैप्टर नंबर 8 में मैथ में। अब एक आइसोकांट के किसी भी पेयर पे चले जाएं, ABC, ये तमाम पेयर सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, यानी कि इनके दरमियान रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। तो इसलिए ये DQ रेट ऑफ चेंज इक्वल टू जीरो है। इसकी जगह पे आप जीरो रखेंगे, बाकी ये सारा एसिड आ गया। और जी ये पूरी टर्म एक प्लस की हो रही है, इधर जाके माइनस की हो जाएगी। और ये देखें, इसे MPL कहते हैं, करली के ओवर करली के को MPK कहते हैं। वो वाली पिछली कंडीशन ये बन गई, और ये वाली टर्म MPK वाली इधर जाके माइनस में हो गई। और MP वाले इकट्ठे कर लिए, DK DL दूसरी तरफ ले गए, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल कंडीशन। अब ये साइन माइनस का है, माइनस का साइन सिर्फ ये बता रहा है कि रिलेशन नेगेटिव है। एक में अगर आप इजाफा करें तो जी दूसरे ने कम होना है, स्लोप नेगेटिव है। आइसोकांट की स्लोप नेगेटिव ही थी ना। और जी इसके बाद आइसोकोस्ट भी आगे आ रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ, उसकी भी स्लोप नेगेटिव होती है। तो हमने नेगेटिव का साइन इग्नोर करना होता है, इसलिए ये नीचे एब्सोल्यूट बार लगा दी। तो हमने साइन नहीं देखना, असल में वैल्यू देखनी होती है। तो माइनस का साइन इग्नोर करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। और ठीक। कंडीशन को MRTS कहते हैं। ये नीचे जी आइसोकोस्ट लाइन है। अब ये आइसोकोस्ट लाइन ध्यान से समझ लें, इसके न्यूमेरिकल भी वो पूछ लेता होता है। किस तरह से पूछता है वो पास पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। आइसोकोस्ट लाइन एक प्रोड्यूसर का बजट दिखा रही होती है। ऐसी लाइन है जो प्रोड्यूसर का बजट दिखाती है, अपने बजट में रहते हुए वो ज्यादा से ज्यादा लेबर कितनी खरीद सकता है या कैपिटल कितना खरीद सकता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है,
यहाँ पे हमने लेबर ले ली, यहाँ पे हमने कैपिटल ले लिया। इसका मतलब अगर सारे पैसे लेबर पे लगाए तो लेबर मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक खरीद सकता है। अगर वो लेबर नहीं खरीदता, सारे पैसे कैपिटल पे लगाए, तो कैपिटल ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक खरीद सकता है। इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लें तो ये एक लाइन बनेगी। अगर इन बिटवीन कुछ खरीदना चाहता है, कुछ यूनिट लेबर के कुछ कैपिटल के, तो फिर इनमें से कोई पॉइंट खरीदेगा। तो ये वो लाइन होगी जो प्रोड्यूसर का बजट दिखा रही है। इसके ये फार्मूला डेरिवेशन का भी लिखा हुआ है, कॉस्ट ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल। तो ये बता देगा आप कैपिटल कितना खरीद सकते हैं। लेबर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो कॉस्ट ओवर प्राइस ऑफ लेबर। फर्ज करें आपके पास कॉस्ट 10 रुपए, टोटल 10 रुपए है, प्राइस ऑफ लेबर 1 रुपए है, प्राइस ऑफ कैपिटल 2 रुपए है। अगर आप लेबर का कोई यूनिट नहीं खरीदते, तमाम तर पैसों का कैपिटल खरीदना चाहते हैं, तो कॉस्ट ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल ये करेंगे 10/2, तो आंसर आ गया 5। जी। तो इसका मतलब फार्मूला ये होगी, यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू 5। और अगर लेबर खरीदना चाहें तो कॉस्ट ओवर प्राइस ऑफ लेबर 10/1, तो लेबर आप 10 खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो फार्मूला ये वाला आपको बता रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लेबर और कैपिटल कितनी खरीद सकते हैं। आगे ये नीचे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अब बेसिकली स्लोप इसकी वो फाइंड करना चाह रहे हैं हम, कॉस्ट ओवर पीके डिवाइडेड बाय कॉस्ट ओवर पीएल। ये कॉस्ट ओवर पीके, कॉस्ट ओवर पीएल, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। ये प्राइस रेशियो होती है बेसिकली। कोई आपसे पूछे आइसो कॉस्ट लाइन की स्लोप को एक्सप्लेन कर दें वो क्या होती है, तो आपने कहना है ये लेबर और कैपिटल की प्राइस रेशियो है। क्या है? लेबर और कैपिटल की प्राइस रेशियो। याद रखिए। तो ये प्राइस रेशियो का मतलब है इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो यही इधर भी किया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड किया हुआ है। साइन चेंज कर दिया तो वैल्यूज, पीएल ऊपर चला गया, कॉस्ट नीचे आ गया, कॉस्ट कॉस्ट कैंसिल हो गए, तो फाइनली आंसर हमारे पास ये आ गया पीएल ओवर पीके। तो ये वो प्राइस रेशियो ही हुई ना, लेबर और कैपिटल की प्राइस रेशियो, ये आ गया। अब यहां तक हम इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे चुके, अजम्पशन दे चुके, आइसो कांट कर्व डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके, आइसो कोस्ट लाइन ये डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था फर्म इक्विलिब्रियम का, अब हमने उस पे आना है, इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनानी है। इस इक्विलिब्रियम के दो ही केसेस बनते हैं, जरा समझ लीजिएगा बात। एक केस तो वो जहां पे प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, एक केस वो जहां पे वो ये चाहता है कि उसकी आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए, कॉस्ट की उसको टेंशन नहीं होती। दोनों डिफरेंट केसेस हैं। एक वो जिसमें उसको आउटपुट की टेंशन नहीं है, कॉस्ट की टेंशन है, वो कहता है कि कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। और दूसरा केस जिसमें उसको कॉस्ट की टेंशन नहीं है, आउटपुट की टेंशन है कि यार आउटपुट मैक्सिमम होनी चाहिए। डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। अब वो किस सिचुएशन में खेल रहा है उसके हिसाब से उसका इक्विलिब्रियम बनेगा। सबसे पहले कॉस्ट मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू आउटपुट कंस्ट्रेन, ये पहला केस आ गया। कॉस्ट मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू आउटपुट कंस्ट्रेन, इस कंस्ट्रेन का मतलब आउटपुट गिवन है आपको या फिक्स है, उस गिवन आउटपुट में रहते हुए आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। आप फर्ज कर लें आपने कोई कारखाना लगाया हुआ है, कोई यूनिट लगाया हुआ है, और आपको एक ऑर्डर आ जाता है कि 1000 यूनिट आपने बना के हमें देना है। कोई गारमेंट्स का है, आपको गारमेंट्स की जीन्स की पेंटें आप बनाते हैं, तो 1000 पेंट्स का आपको ऑर्डर आ जाता है। तो अब इसका मतलब है आउटपुट कंस्ट्रेन है आपके पास, 1000 पेंटें आपने बनानी ही बनानी है। अब आपकी कोशिश क्या होगी कि कम से कम लागत में उन 1000 पेंटों को बनाया जाए। समझ आ गया बात? जी सर। इसे बोलेंगे कॉस्ट मिनिमाइजेशन सब्जेक्ट टू आउटपुट कंस्ट्रेंट। आउटपुट हमें गिवन है, उसको सामने रखते हुए कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। तो ये उसकी डायग्राम आ गई। जब आउटपुट गिवन होगी तो आउटपुट को आइसो कांट शो करता है, तो आइसो कांट की एक ही कर्व बनेगी, ये जो बनी हुई है। कॉस्ट की आपने 3 लाइनें लगा देनी है, एक ये, एक ये, एक ये। कर लेंगे इतना काम? जी सर, हो जाएगा। अब इस सारे सिनेरियो में रहते हुए कॉस्ट उसकी मिनिमाइज कहाँ पे हो रही है, तो रूल एक ही है, जहां पे आइसो कांट कर्व आइसो कॉस्ट के बराबर हो जाए।
वहां पे कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। अब बराबर इस ई पॉइंट पे भी हो रही है। इसे आप आर पॉइंट कहते हैं, इसे आप एस पॉइंट कहते हैं। आर और एस पे भी हो रही है। इस बजट लाइन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका आईक्यू गुजर ही नहीं रहा। तो फर्ज कर लेते हैं ये तीन ऑप्शन है, आर ई एस। कॉस्ट मिनिमम कहाँ पे होगी, कौन बता सकता है हमें से? एस पॉइंट पे। जुनैरा नहीं ताहिर कहती है एस पॉइंट पे। जुनैरा खालिद क्या कहती है? सर, एस पॉइंट पे ही शायद। एस पॉइंट पे। अंबर क्या कहती है? पी पॉइंट पे। ई पॉइंट पे। वेरी गुड भाई, अंबर से ये उम्मीद नहीं थी, इतना अच्छा जवाब उसने दिया 0 नंबर लेने के बावजूद। क्लैपिंग बनती है भाई, सारे। मैं कहता हूँ कि क्लैपिंग करें। सही। अब ये देखें, आर एस और ई का मैं फर्क आपको बता दूं। ये एक आइसो कॉस्ट लाइन है, एक ये आइसो कॉस्ट लाइन है, एक ये आइसो कॉस्ट लाइन है। जितनी ऊंची आइसो कॉस्ट लाइन होगी, उतनी कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है, उतने ही आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं। जितनी नीचे आइसो कॉस्ट लाइन होगी, इसका मतलब है उतनी आपके एक्सपेंडिचर या कॉस्ट कम लग रही है। क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट ले लें, इसमें फर्ज करें कि एक लेबर एक कैपिटल लगाया है। ऊपर वाली आइसो कॉस्ट लाइन का कोई भी पेयर लेंगे, उसमें दो कैपिटल दो लेबर होंगे। तो लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा लग रही है ना ऊंचे आइसो कॉस्ट में। जी। तो जब ज्यादा लग रही है तो फिर वो महंगा पेयर शो कर रही है। तो ऊपर वाली आइसो कॉस्ट लाइन वो महंगी है, कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर रही। नीचे वाली आइसो कॉस्ट लाइन वो आपकी कॉस्ट को कम कर रही है। तो इन दोनों आइसो कॉस्ट लाइन का अगर कंपैरिजन किया जाए, एक इसका एक इसका, तो ई पॉइंट नीचे वाली आइसो कॉस्ट लाइन पे है, इस पे कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो रही है। एस और आर पॉइंट ऊपर वाली आइसो कॉस्ट पे है, इस पे कॉस्ट आपकी मिनिमम नहीं हो रही। कुछ समय लग रही बात जी। की नहीं लग रही? जी लग रही सर। ठीक है, तो यहां से पता चला ई पॉइंट हमारा विनर है। उस पे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो गई। दूसरी रूल हो गया। दूसरी बात ये समझनी है कि इन दो पॉइंट पे आइसो काटती हुई जा रही है आइसो कॉस्ट को। ई पॉइंट पे टेंजेंट है। टेंजेंट किसे बोलते हैं बोला? कि हल्की सी टच करके, छू के हाँ बोल। अब करेक्ट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे होता है हमेशा। जहां से काट के गुजरे वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो ये सारी बातें फेवर कर रही हैं ई पॉइंट को, तो ई पॉइंट पे कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है। ओके जी। ओके। अब ये नीचे इसकी मैथमेटिकल है, ये जरा देख लीजिएगा। ये इसका एक प्रोसीजर है मैथ, अगर आप करके आए हैं तो आपको ये पता होगा। वो कंपोजिट फंक्शन बनता है और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर वाला मेथड है सारा। इसको नजर मारिएगा, इस पे मेरे चैनल पे वीडियो भी बनी हुई है। ना समझ आई तो अगली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहरहाल आते हैं ये दूसरे केस की तरफ। ये है डेरिवेशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम व्हेन आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट। कॉस्ट कंस्ट्रेंट, कॉस्ट गिवन है आपके पास, और उस गिवन कॉस्ट में रहते हुए आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। फर्ज कर लें कि आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया, आपके पास पैसे ही 10,000 रुपए हैं। तो इसका मतलब है कॉस्ट आपके पास गिवन है। तो फिर आप उन 10,000 में आपने अगर आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, तो आपकी कोशिश क्या होगी? आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए। जी सर ऐसे ही है। जी। तो आउटपुट मैक्सिमाइज का मतलब है आउटपुट की आपने अब 3 लाइनें लगा देनी है। कॉस्ट आपके पास कंस्ट्रेंट है, तो कॉस्ट की एक ही लाइन लगेगी। मेरा ख्याल बात समझ लग गई अब। तो अगेन इन तीनों जी। सिनेरियो में एक ये पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है कि ये ऊपर वाला आइसो कांट 3 ये तो रेस से ही बाहर है, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना बजट ही नहीं है। तो इसको आप रेस से निकाल दें, बाकी बच गए ये 3 पॉइंट। इसे आर कह दें, इसे एस कह, पता नहीं आर और एस क्यों मेरे दिमाग में आ गए हैं आज। तो आर और एस पे अगेन आइसो कांट काटता हुआ जा रहा है, और ई पॉइंट पे टेंजेंट है। तो यहाँ से फिर साबित हुआ कि ई पॉइंट पे ही आउटपुट मैक्सिमाइज हो रही है, आर या एस पे नहीं हो रही। दूसरी बात हमें ये बताया कि जितना ऊंचा आइसो कांट होता है, उतनी ज्यादा प्रॉफिट को प्रोडक्शन को शो करता है। तो आर और एस नीचे वाले आइसो कांट पे हैं, वो कम प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं। ई हायर आइसो कांट पे है, वो ज्यादा प्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो डेफिनेटली हम ज्यादा वाले को पिक करेंगे, ना के कम वाले को। तो ये आपका आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट हो गया। तो ये नीचे उसका भी मैथमेटिकल आ गया है, इसको देख लीजिएगा सारा। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आपको किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। अभी ये इसका सारा थ्योरेटिकल वाइज क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है। किसी किस्म की कोई दिक्कत हो मुझे लाजमी बताइएगा। ये नोट कर लें और रजिस्टर पे। एक्सप्लेन इन डिफरेंस कर्व अप्रोच ग्राफिकली मैथमेटिकली, या
ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऑर्डिनल अप्रोच हम देखने लगे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, जिसमें ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है यूटिलिटी को हम नंबर में गिन नहीं सकते। तो अगर नहीं गिन सकते तो कैसे पता चलेगा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे है? वो फिर दो चीजें फैसला करेंगी, एक इंडिफरेंस कर्व, एक बजट लाइन। पहले इंडिफरेंस कर्व को ध्यान से समझ लेते हैं। ये वैसे मैंने इंडिफरेंस कर्व और MRS ये दोनों डिटेल में करवा दी हमें। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आए तो आपने पहले इंडिफरेंस कर्व लिखना है। इंट्रोडक्शन से आपने कहानी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल तरतीब यही रखें जिस तरह ये नोट्स में आपको नजर आ रही है। इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि हिग्स ने 1930 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, और इस थ्योरी के डिफरेंट नेम्स हैं, ये सारे उसके नाम लिखे हुए हैं। फिर आपने देनी है अजम्पशन। अजम्पशन में सबसे पहली अजम्पशन, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर समझदार होगा। टू कमोडिटी मॉडल, दो ही गुड्स हैं, एक को हम एक्स बोलेंगे, एक को वाई। हम रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच है इसलिए यूटिलिटी की हम रैंकिंग कर रहे हैं, उसे हम गिन नहीं सकते। नंबर 5, एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी, या सॉरी पहले 4 है, गुड्स आर डिविजिबल। उन्हीं गुड्स पे ये लॉ अप्लाई होगा जो डिवाइड हो सकती हैं छोटी छोटी इकाइयों में। ड्यूरेबल गुड्स, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लॉ अप्लाई नहीं होगा। एक्सियम ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंज्यूमर का टेस्ट सेम रहेगा, उसकी प्रेफरेंस बदलेगी नहीं। एक्सियम ऑफ डोमिनेंस, एक्सियम ऑफ डोमिनेंस का मतलब है वो ये इंसान की नेचर है, वो ज्यादा को प्रेफर करता है कम के ऊपर। तो जब उसको एक कमोडिटी ज्यादा मिकदार में मिल रही होगी, उसे प्रेफर करेगा कम वाली के ऊपर। तो इसे बोलते हैं डोमिनेंस। वो ही कमोडिटी डोमिनेट करेगी जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि उसकी प्रेफरेंस के दरमियान कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। अगर ए को वो बी पे प्रेफर कर रहा है और बी को सी पे प्रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये होगा कि ए को सी पे भी प्रेफर कर रहा है। कोई इनकी चॉइस के दरमियान तसादुम या कोई डाउट नहीं होगा, सारा कुछ क्लियर होगा। अब ये 7 अजम्पशन है, अपने अपने तौर पे आप सब देख लें। किसी में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस अजम्पशन को दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देख लें जल्दी से। सर समझ आ गई है। लो जी, वेरी गुड, बात बन गई फिर तो। हमना को भी समझ आ गया और सरैया को भी। जी सर। ओके। अब इसके बाद इंग्रेडिएंट इसके दो ही हैं, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। ये लिख दिए इंग्रेडिएंट्स, पहला इंडिफरेंस फिर बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व को ये कहते हैं जी, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन आ गई, ऑलरेडी करवाई हुई है। दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन दिखाएगा जिसपे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद ये इसकी डेरिवेशन आ गई, ये भी मैंने आपको करवा दी हुई है टेबल की मदद से। ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया था, इंडिफरेंस कर्व बन गया था। ये वाला टेबल कर लें या जो मैंने करवाया था वो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। MRS भी मैंने आपको समझा दिया वह क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई है। दो कमोडिटीज के दरमियान रेट ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं MRS। और ये इसका जरा मैथमेटिकल है, अभी इस मैथमेटिकल को छोड़ दें, क्योंकि ये मैथ का जब हम चैप्टर 7 8 करेंगे उसमें ये चीजें फिर आपको क्लियर होंगी। इसमें डेरिवेटिव और डिफरेंशियल लिए हुए हैं, तो इसको आप रहने दें। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व इस पे नहीं है आपने लिखनी इस क्वेश्चन में, ये अलग से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कोई 8 10 नंबर का आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पूछे तो लिखें, अदरवाइज ना लिखें। बजट लाइन आगे स्टार्ट होती है। हम ना ये प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है, ये कंज्यूमर, नहीं नहीं बस कंज्यूमर का बजट है बेसिकली, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है। इस लाइन को देख के पता चलेगा कंज्यूमर एक्स और वाई कितना खरीद सकता है। ये लाइन जितनी ऊपर जाती जाएगी इसका मतलब है कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा होती जा रही है। और 0 से लेके ए तक मैक्सिमम एक्स खरीद सकता है ये, क्योंकि ये बजट लाइन ए पे आके एंड हो रही है। इसी तरह अगर ये बी खरीदना चाहे तो ये 0 से लेके बी तक मैक्सिमम वाई कमोडिटी खरीद सकता है। तो या इस लाइन पे कोई पेयर खरीदता है तो इसका मतलब है वो कुछ एक्स और कुछ वाई खरीदता है। इस लाइन से ऊपर वो परचेजिंग कर नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी रेंज यही है, लिमिट ये है। इसके ऊपर वाला एरिया उसे कहते हैं नॉन फीजिबल रीजन। क्या कहते हैं? नॉन फिजिबल रीजन। और ये लाइन के नीचे वाला रीजन जो सा है ये फिजिबल रीजन है, तो जो उसकी रेंज में खरीद सकता है। अब जिस तरह इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को MRS कहते हैं, इसी तरह आपने ये बजट लाइन की स्लोप इसे प्राइस रेशियो कहते हैं। तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये 2 3 स्टेप में ये लिखा हुआ है, और नीचे देखें PX/PY।
पी एक्स क्या है, एक्स की प्राइस डिवाइडेड बाय पी वाई क्या है, वाई की प्राइस। तो बजट लाइन की स्लोप आपने याद रखनी है, पी एक्स ओवर पी वाई होती है ये, इसे प्राइस रेशियो भी कहते हैं, याद रखिए बात। जी सर। ठीक है, अब ये इधर भी इन्होंने ये रूल लिखा हुआ है, फार्मूला के थ्रू भी अगर आए तो ये ओ बी है वर्टिकल डिवाइडेड बाय ओ ए, ये है आपका बेस। तो इन दोनों को डिवाइड किया, ओ बी ये इक्वल टू इनकम ओवर पी वाई है, ओ ए इक्वल है इनकम ओवर पी एक्स। तो इनकी जगह पे आप ये लिख देंगे, इनकम इनकम के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास पी एक्स ओवर पी वाई बन गया। यहाँ तक अभी आपने क्या किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर अजम्पशंस, फिर इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन किया, फिर बजट लाइन को। ये सारा काम करने के बाद अब आपका मेन काम, जो मेन डायग्राम है, आपकी टॉपिक था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, अब आपने ये हेडिंग देनी। इसकी दो कंडीशन है जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन नेसेसरी, दूसरी सफिशिएंट। ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों कंडीशन हम ना पढ़ो जरा क्या रखी हुई। Necessary condition, indifference curve should be tangent to budget line or slope of budget line should be equal to the slope of indifference curve. Sufficient condition, at the point of equilibrium, indifference curve should be convex to origin or MRS should be diminishing. पहली कंडीशन है कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो। टेंजेंट का क्या मतलब होता है? सर मतलब वो जो कर्व कर रही है लाइन जहाँ पे टच कर रही है, बजट लाइन को जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टच कर रहा है वहां से मतलब टेंजेंट होगा। टच कर रहा है, काट के नहीं जा रहा, सिर्फ टच करके जाएगा, उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो नीचे वाली डायग्राम देखें, तीन इंडिफरेंस कर्व आई सी 1 2 3। तो टेंजेंट ए पॉइंट पे है, बी पे है कि ई पे है, ये देख के बताएं जरा। ई पे। जी एग्जैक्टली, ई पॉइंट पे टेंजेंट है, क्योंकि ए पॉइंट पे तो ये कट करके जा रहा है, इस बी पॉइंट पे भी कट करके जा रहा है। ए पॉइंट पे टेंजेंट है क्योंकि सिर्फ टच करके जा रहा है। तो ये ई पॉइंट इंडिफरेंस कर्व टू पे है। वैसे भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमने ये सीखा कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊंचा होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है, जो इंडिफरेंस कर्व नीचे है वो कम सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो इंडिफरेंस कर्व टू पे सिर्फ ई पॉइंट है, ए और बी ये तो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे है ना। समझ लग गई बात? जी सर। तो इसका मतलब है ए और बी ये इंफीरियर पॉइंट, इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं शो करते, ई उनके मुकाबले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी सफिशिएंट कंडीशन तो ये कहता है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो यहाँ पे कन्वेक्स ही पॉइंट है, कन्वेक्स भी है और टच करके भी जा रहा है, तो ई पॉइंट पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो ये इसकी आ गई डायग्राम। अब ना इसका ये पढ़ लो आप, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। ये डायग्राम और नीचे आ गई डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। इसका मैथमेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इसी तरह आप देख लें, समझने की इसको इतनी जरूरत नहीं है, ये आगे हम मैथ का जब काम करेंगे तो फिर समझ में आएगा। लेकिन बेशक अभी आप स्किप कर दें, जब वो मैथ का आपको वो डिफरेंशियल का काम करवा दूंगा उसके बाद ये मैं मैथमेटिकल भी करवा दूंगा। अभी आपने ये ध्यान में रखना है, डायग्राम, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन और उसका मैथमेटिकल, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके।